हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 42। इससे पहले ऑलरेडी हमने 41 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपये खर्च किए हुए। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तांबा का एक अयस्क नहीं है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा तांबा का एक अयस्क नहीं है। चेल्कोपाइराइट, चेल्कोसाइट, सीडेराइट, उपर्युक्त में से एक अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है निम्नलिखित में से सीडेराइट तांबा का एक अयस्क नहीं है, ये लोहा का अयस्क है। मुख्यतः देखा जाए तो लोहा का 4 अयस्क होते हैं। कौन कौन? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तांबा के लिए प्रसिद्ध जो क्षेत्र है वो देखेंगे खेतड़ी, जो कि राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा राजस्थान में देखेंगे तांबा और कहाँ कहाँ मिलता है, तो सिंधाना और खो दरीबा में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में भी मिलता है, तारेगांव में, मलाजखंड में भी मिलता है। झारखंड में देखा जाए तो मूसाबानी, राखा, धोबनी में मिलता है। आंध्र प्रदेश में देखेंगे को बहुत फेमस है, धुकोंदा और कंडलपल्लेम, जो कि गुंटूर जिला में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि भारत में तांबा धारवाड़ जिलों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है। बताना है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है। CWG, AW या CA-W या फिर एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बताना है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है। CWG, AW या CA-W या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG से प्रदर्शित की जा सकती है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ध्यान रखिएगा कुछ इस तरीके से अगर बिहार है, ठीक है, तो बिहार को 2 भागों में विभाजित किया जाए तो ऊपर वाले को कहा जाता है CWG, ठीक है, CWG, और नीचे वाले भाग को AW में विभाजित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है बिहार का जलवायु को। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला भाग ऊपर देखेंगे उत्तरी बिहार CWG है और नीचे वाला आपका AW है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सारण प्रमंडल में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। बताना है कि सारण प्रमंडल में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। काली मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सारण प्रमंडल में देखेंगे कि यहाँ पे मुख्यतः पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सारण प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। ठीक है, कौन कौन? गोपालगंज, सारण, सीवान। तो ये 3 जिलों में देखेंगे कि मुख्यतः यह अधिकांशतः जो मिट्टी पाई जाती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में देखेंगे तो नवीन जलोढ़ मिट्टी भी थोड़ा थोड़ा क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर अधिकांश मिट्टी जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी ही देखने को मिलती है। आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए ये वाला जो एरिया है आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वाला एरिया क्या है, यहाँ पे है गोपालगंज। ठीक है, और इसी के नीचे यहाँ पे देखेंगे है सिवान और नीचे है आपका सारण। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मिट्टी देखने को मिलेगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम लोग बांगर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, और कुछ एरिया में देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ये मिट्टी भी देखने को मिल जाती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, बिहार के किस जिले में सिंचाई के लिए त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। बताना है कि बिहार के किस जिले में सिंचाई के लिए त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। मधुबनी, सहरसा, चंपारण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अच्छा सवाल है, बताइए बिहार के किस जिले में सिंचाई के लिए त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। तो याद रखना है बिहार के चंपारण जिले में सिंचाई के लिए त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है यहाँ पे कि त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार में गंडक नदी पर किया गया है। बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली का आरंभ 1874 ईस्वी में सोन नहर से हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखना है।
और गंडक नहर प्रणाली के चालू हो जाने से देखेंगे कि उत्तर बिहार में सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ है, ये भी याद रखनी है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी ध्यान रखना है, जैसे कि गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है, सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहते हैं, नारायण नहीं, नारायणी। ठीक है, त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया है। यह काली और त्रिशूली नदियों के संगम से बना हुआ है। सवाल आ सकता है कि त्रिवेणी नहर जो है ना आपका किनके संगम से बनी है, तो ये काली और त्रिशूली नदियों के संगम से बनी है, जो नेपाल की उच्च हिमालय सीमा से निकलती हैं। यह मध्य नेपाल और उत्तरी भारत में स्थित है। और इंदिरा गांधी नहर बात करें तो इंदिरा गांधी नहर भारत की ये सबसे बड़ी नहर है, सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी नहर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले से होकर गंगा नदी नहीं बहती है? बताना है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले से होकर गंगा नदी नहीं बहती है? भागलपुर, कटिहार, पटना, उपर्युक्त में से एक अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देखेंगे कि भागलपुर से भी, कटिहार और पटना, इन तीनों से देखेंगे कि गंगा नदी होकर के बहती हैं। ठीक है, और यहाँ से भी सवाल बनाया जा सकता है वैसे कि कौन सा जिला से लगभग मध्य से होकर के गंगा नदी पार करती हैं, तो एकमात्र वो जिला है भागलपुर। ठीक है, लगभग देखेंगे कि मध्य से होकर के जाती हैं, पूरे मध्य तो नहीं लेकिन लगभग मध्य होकर के जाती हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसके मध्य से होकर जाती हैं। लगभग देखेंगे कि हर एक जिला से लगभग किनारे किनारे से निकल गई हैं। ठीक है, तटीय क्षेत्र बनाते हुए। ठीक है, चलिए मैप से समझिए। देख रहे हैं यहाँ से, ये गंगा नदी यहाँ बक्सर जिला से 64 स्थान से प्रवेश करती है इस तरीके से। ठीक है, पेन रेड लेते हैं, ये देखेंगे आप यहाँ से इस तरीके से देख रहे हैं। लगभग देखेंगे कि सभी जितने भी जिला से पार हुआ है सभी देखेंगे कि किनारा है ये, है ना, किसी भी राज्य के मध्य से नहीं गुजरा हुआ। लेकिन देखेंगे यहाँ पे भागलपुर है और भागलपुर के लगभग इस तरह से निकला हुआ है। ठीक है, तो अगर ऐसा निकल जाता तो पूरा मध्य हो जाता, लेकिन थोड़ा सा निकला। लेकिन देखेंगे ज़्यादातर हिस्सा मध्य से ही होकर के गई हुई हैं। ठीक है, और ये कटिहार से होकर निकल जाती हैं। तो इसमें से देखेंगे कि यहाँ पे भागलपुर से भी जा रही है गंगा। ठीक है, और एक था आपका कटिहार, तो कटिहार से पार करती हैं, और एक था पटना, तो खैर है जो कि सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है 99 किलोमीटर का। ठीक है, चलिए बाकी जिलों का भी संख्या नाम याद रखिए कि कौन कौन जिला से होकर के देखेंगे कि गंगा जाती हैं, पार होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले बक्सर, फिर भोजपुर है, सारण है, पटना है ना, इस बार फिर बेगूसराय देखेंगे, समस्तीपुर भी यहाँ पे है, लखीसराय है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे मुंगेर है, और फिर इधर देखेंगे कि थोड़ा सा खगड़िया जिला में देखेंगे, और भागलपुर, और इधर कटिहार। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? आसान सा सवाल है, कई बार शायद हम करा चुके हैं इसको। बताना है कि किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, इंडोनेशिया में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है, और यहाँ पे द्वीपों की संख्या 17,500 से भी अधिक है। ठीक है, वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में 8,000 द्वीप से अधिक हैं। ठीक है, और मालदीव में पूछा जाए तो वहाँ पे 1200 द्वीप है। फिलीपींस में 7,000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, मालदीव में कितना है? मालदीव में लगभग 1200 द्वीप है। जबकि इंडोनेशिया में कितना है? इंडोनेशिया में 17,500 से भी अधिक है। जबकि फिलीपींस में 7,000 से अधिक द्वीप है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक विशाल देश है। ठीक है, और यहाँ पे 17,500 द्वीप, क्योंकि द्वीपों की संख्या है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती हैं? बहुत अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बताना है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती हैं? खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, खंभात की खाड़ी में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, परवाल भित्ति समुद्र के भीतर स्थित चट्टान होता है जो परवालों के द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं। ठीक है, और परवाल देखेंगे कि ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और इनके जीवित रहने के लिए जो तापमान जरूरी है वो है 20 डिग्री से 21 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस तक। ठीक है, और विश्व का अगर बात करें सर्वाधिक परवाल भित्ति कहाँ पाए जाते हैं, तो हिंद और प्रशांत के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारतीय समुद्री क्षेत्र में मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन जगहों पर देखने को मिलता है परवाल भित्ति। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि जो परवाल भित्तियाँ होती हैं ये महासागरों के विविधता के भंडार से भरे होते हैं।
ठीक है, तो फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहाँ चला गया, ए ऑप्शन खंबाती खाड़ी। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, खनिज और जिलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? लाइमस्टोन कैमूर, माइका भागलपुर, क्वार्टजाइट मधुबनी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पूछ रहे हैं यहाँ पर कौन सा जोड़ा सही है, तब देखेंगे कि लाइमस्टोन कैमूर में देखने को मिलता है, ये जोड़ा बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। माइका आपको गया की तरफ देखने को मिलेगा, गया में, है ना, गया में देखेंगे अभ्रक मिलता है, क्वार्टजाइट भी मिलता है, फेल्सफर भी मिलता है, तो ये कथन गलत है, माइका भागलपुर में नहीं मिलता है। भागलपुर में देखेंगे तो चीनी मिट्टी, सजावटी पत्थर आदि पाए जाते हैं। ठीक है, क्वार्टजाइट देखेंगे जो मधुबनी लिखा है, ये भी गलत है। ठीक है, क्वार्टजाइट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, क्वार्टजाइट देखेंगे ये गया में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी सही मैच नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण होता है? बताना है कि एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल जो होता है वो किस कारण से होता है? सौर प्रणाली, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का आंतरिक भाग, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये भी याद रखना है, क्या याद रखना है, विषुवत रेखा पर बात करें हम कि जिसका जो कोरियोलिसिस जो बल होता है ना, तो विषुवत रेखा पर यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो बल होता है ना, मान उसका जो मान होता है वो शून्य हो जाता है, जबकि ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, याद रखना है। और ध्रुवों पर पवन की दिशा में अधिकतम विक्षेप होता है, ये भी याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी किससे तुलना करें? ठीक है, यहाँ जो दिया गया है ना उससे तुलना करना बताना है, हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी, इन दोनों के बारे में तुलना करके बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो पहले देखा है कि अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी हैं। ठीक है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर है। दूसरा कह रहा है कि हिमालयी नदी का ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। और तीसरा कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। बताना है कौन सा यहाँ पे सही विकल्प है। तो बात करें यहाँ पे पहला ऑप्शन के बारे में, कथन के बारे में, तो दिया है अधिकांश हिमालयी नदी बारहमासी हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे कि जितने भी हिमालय से नदियाँ निकलती हैं ना, वो सालों भर में क्या होती हैं, पानी बहती रहती हैं, तो ये बारहमासी हो गया, तो ये ठीक कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, जबकि कह रहा है कि जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी क्या होती है, वर्षा पर निर्भर होती हैं, बिल्कुल कथन सही है। प्रायद्वीपीय नदी क्या होती है, इसे देखेंगे कि जो नदियों में जब पानी तब देखने को मिलता है जब बरसात का मौसम आता है। ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय नदी क्या होती है, वर्षा पर बिल्कुल निर्भर होती हैं अधिकांश नदियाँ। और अधिकांश हिमालय जो नदियाँ होती हैं वो बारहमासी होती हैं, यानी सालों भर में पानी होती हैं, क्योंकि जो ग्लेशियर होता है हिमालय पर, जो ग्लेशियर होती है पिघलती रहती हैं, और साथ साथ में जो वर्षा होता है तो इससे दोनों से इसमें पानी मिल जाता है, जिसकी वजह से देखेंगे कि नदियों में सालों भर पानी रहती हैं। सेकेंड कह रहा है कि हिमालय नदी की ढाल जो है वो प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, ये भी कथन सही है। हिमालय नदी की जो ढाल है वो प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और अगर देखेंगे यहाँ पे ये आपका जो प्रायद्वीपीय नदी है तो इसका ढाल कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो देखेंगे इसको ऊंचा है और इसका थोड़ा सा डाउन है ना, तो कुछ इस तरीके से कह रहा है यहाँ पे कि हिमालय नदी की ढाल जो है वो प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, बिल्कुल सही है। तो देखिए ये वाला क्या है, ये आपका हिमालय नदी है ना, और ये आपका हो गया आपका प्रायद्वीपीय वाला हो गया। तो कह रहा है अगला कथन में कि प्रायद्वीपीय नदी, ये नदी हिमालय नदी की तुलना में, इसके तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो ज़रा सोचिए कि ढाल ज़्यादा जिसका रहेगा वो ज़्यादा क्षरण का कारण बनेगा कि जो कम ढाल वाला है वो, जाहिर सी बात है जिसका ढाल अधिक होगा वो तेज़ गति से बहेगी और क्षरण कारण अधिक बनाएगा। ठीक है, तो ये हिमालय इसका क्या होगा, इसका सही होगा कि हिमालय नदियाँ जो होती हैं वो प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक अपने रास्ते में क्षरण करती हैं, जबकि कथन यहाँ पे क्या दे रखा है, उल्टा दे रखा है, ये कथन गलत हो जाएगा। सही कौन कौन है, 1 और 2, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 और 2 यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों की एकीकरण से जुड़ी हुई है? कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, गोदावरी और महानदी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या में से कोई नहीं।
तो याद रखना है, पट्टी सीमा परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है कि पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ने वाली परियोजना है जो गोदावरी को कृष्णा से जोड़ती हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि एनटीपीसी का ताप विद्युत केंद्र कहलगांव किस जिला में स्थित है। बताना है कि एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर ऑफ कॉरपोरेशन, ऑफ नहीं लगेगा, वैसे सिंपल है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का ताप विद्युत केंद्र कहलगांव किस जिला में स्थित है। कटिहार, बेगूसराय, भागलपुर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, कहलगांव एनटीपीसी का ताप विद्युत केंद्र है जो कि भागलपुर में स्थित है। बी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावे दो और नाम आते हैं, एक नवीनगर का, एक कांटी का। ठीक है, तो कांटी के बारे में याद रखना है कि कांटी थर्मल पावर स्टेशन का नाम अभी फिलहाल जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। और कांटी थर्मल पावर स्टेशन का जो कार्य है वो 1985 में शुरू किया गया था। और एक नवीनगर के बारे में जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का परिकल्पना 1989 में बिहार के तत्कालीन उसमें जो मुख्यमंत्री थे सत्येंद्र नारायण सिंह ने की थी। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। और ये भी याद रखना है यहाँ पे कि नवीनगर सुपर पावर थर्मल स्टेशन का उत्पादन क्षमता का विस्तार 2016 में देखेंगे कि 4380 मेगावाट तक कर दिया गया था। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट है जो कि ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। बताना है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन है। रोहतास, पूर्णिया, सहरसा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, बिहार का साक्षरता दर कितना है, सवाल पूछा जा सकता है, तो 62.82%। ठीक है, बिहार का साक्षरता दर। महिला साक्षरता दर पूछा जाए तो 51.50% है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे कम महिला साक्षरता दर पूछा जाए तो ये है सहरसा। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला पूछा जा सकता है, ये है सहरसा। ठीक है, और सर्वाधिक पूछा जाए महिला साक्षरता दर वाला जिला तो रोहतास है, और पुरुष में पूछा जाए तो भी रोहतास होगा। ठीक है, ओवरऑल पूछा जाए तो भी रोहतास होगा। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर सर्वाधिक पूछा जाए सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला तो भी रोहतास, अगर पुरुषों का पूछा जाए सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला तो रोहतास, पुरुषों महिलाओं का पूछा जाए तो भी रोहतास। ठीक है, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूछा जाए तो पूर्णिया। ठीक है, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला भी पूछा जाए तो भी पूर्णिया। ठीक है, बाकी यहाँ पे इसका लिस्ट दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, जरूर इसको एक बार रिपीट कीजिएगा, और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी PDF फाइल तुम्हें तो आपको मिल ही जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित नदी प्रणाली द्रोणियों में, सवाल सुनिएगा फिर से, निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है। बताना है कि निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है। ब्राह्मणी, कावेरी, महानदी, उपर्युक्त में से एक अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ब्राह्मणी नदी द्रोणी क्षेत्र सबसे कम है दिएगा ऑप्शन में। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मणी नदी उड़ीसा राज्य की एक मौसमी नदी है जिसका उद्गम झारखंड के दुमका जिला के दुधवा पहाड़ी से होता है। ठीक है, अगर देखा जाए ना तो भारत में नदियों की अफवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिनका अफवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है उसमें 14 नदियों को शामिल किया गया है, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, माही, बराक, साबरमती। ठीक है, और एक होता है मध्य नदी द्रोणी जिनका अफवाह क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर तक का है। ठीक है, इसका जो इसमें देखेंगे 44 नदियों को शामिल किया गया है। और एक होता है लघु, ठीक है, लघु नदी द्रोणी क्षेत्र जिसका अफवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से भी कम है। और इसमें देखेंगे बहुत से इसमें नदियों को शामिल किया गया है। क्या मतलब कि देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी नदियाँ होंगी जो कि इस क्षेत्र में आती होंगी, जो 2000 वर्ग किलोमीटर से भी कम वाला क्षेत्र वाला होगा, वो सभी क्या कहलाएंगे, लघु नदी द्रोणी क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि बहुत सारी नदियाँ इसमें शामिल हो जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका फिलहाल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है। नकटी, कांवर, कुशेश्वर, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो याद रखना है, नकटी एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है। ठीक है। बिहार के 3 पक्षी अभयारण्य, एक कांवर जो कि बेगूसराय में है, बरेला जो कि वैशाली में है, और एक है कुशेश्वर जो कि दरभंगा जिला में है। इन सभी को आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है, यानी कि रामसर साइट में शामिल किया गया है। बिहार का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि कांवर पक्षी अभयारण्य है। कांवर पक्षी अभयारण्य 2020 में रामसर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है। और ये बिहार का देखेंगे, अभी रिसेंटली देखेंगे कि इसमें एक और शामिल किया गया है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बताया होगा। ठीक है। तो बिहार में सर्वाधिक आर्द्र भूमि देखा जाए तो ये कटिहार में है, और सबसे कम पूछा जाए तो सीतामढ़ी में है। ठीक है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार में अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक जो आर्द्र भूमि है वो किस जिला में देखने को मिलता है, तो कटिहार में, और सबसे कम कहाँ देखने को मिलता है, तो सीतामढ़ी में। ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, बिहार के कुल आर्द्र भूमि का लगभग 90% भाग उत्तरी बिहार में स्थित है। ठीक है, याद रहेगा, बिहार के कुल आर्द्र भूमि का लगभग 90% भाग उत्तरी बिहार में स्थित है। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। साथ ही साथ ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आर्द्र भूमि एटलस 2011 के अनुसार बिहार में कुल आर्द्र भूमि 4032.09 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना है, 4.40%। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा जलडमरूमध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है। मैगलन जलडमरूमध्य, बेरिंग जलडमरूमध्य, या फिर पाक जलडमरूमध्य, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, बेरिंग जलडमरूमध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य में के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को भी जोड़ती है। बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस के बीच में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और बेरिंग जल संधि से होकर के ही देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है कि बेरिंग जल संधि से होकर के ही देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है ना, ठीक है, जो 180 डिग्री पर गुजरा हुआ है, वहीं से गुजरा हुआ है, बेरिंग जल संधि से होकर के। ठीक है। बाकी मैगलन के बारे में बात करें तो ये मैगलन जल संधि चिली देश में अवस्थित है। ठीक है। और पाक तो आप लोग जानते होंगे कि ये पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे कि एल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बताना है कि एल नीनो के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला कथन देखते क्या दिया है, यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से ठंडा होना है। बिल्कुल सही है, अल नीनो का संबंध है अब यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से ठंडा होना। ठीक है, इसका अर्थ यही है, बिल्कुल सही है। भारत अल नीनो से प्रभावित नहीं है, यह भी कथन सही है। ठीक है, और यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से गर्म होना है, ये कथन गलत है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूछा था कौन सही है, तो ए और बी यहाँ पे सही है। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन करता है। बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन करता है। पहला है, यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली है, सिस्टम है। या फिर इसका अर्थ है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए भूमि के एक टुकड़े में आग लगाना। या फिर यह फसलों या चारागाह के आसपास या उनके बीच पेड़ों या झाड़ियों को उगाने की प्रणाली है। या एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, विकल्प में टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन करता है कि यह लगाए गए पेड़ों की पत्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने का एक प्रणाली है। और टोंगिया प्रणाली का अंग्रेज में देखेंगे कि इसमें बर्मा में इसे खूब इस्तेमाल किया गया था, इस प्रणाली का। कहाँ पे, बर्मा में। ठीक है, और इस पद्धति का प्रयोग 19वीं शताब्दी में किया गया था। वैसे देखा जाए तो बर्मा में टोंगा का अर्थ होता है टीला या खेती। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि भारत ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी
कानून संधि को अपनाया था। बताना है भारत ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि को अपनाया था। 1990, 1999 या फिर 1995। तो याद रखना है भारत ने वर्ष 1995 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि को अपनाया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि भारत के क्षेत्रीय सीमा तट से 12 समुद्री मील, ठीक है, या फिर लगभग 22 किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। ठीक है, वैसे ध्यान रखिएगा कि इसके साथ देखेंगे जो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि जो हुआ था ना, इसके अंतर्गत देखेंगे कि संसाधनों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था। आंतरिक जल, प्रादेशिक सागर, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे दिया भी गया है। इसके तहत समुद्र के संसाधनों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। आंतरिक जल, प्रादेशिक सागर, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, आंतरिक जल जब पूछा जाए तो ध्यान रखना है कि यह बेसलाइन की भूमि के किनारे पर होता है तथा इसमें खाड़ी और छोटे खंड इसमें शामिल किए जाते हैं। बात करें प्रादेशिक सागर के बारे में, यह बेसलाइन से 12 समुद्री मील की दूरी तक फैला हुआ होता है। और अनन्य आर्थिक जो क्षेत्र होता है, यह बेसलाइन से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक ये फैला होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आखिरी पड़ाव पर पहुँच चुके हैं हम लोग और आखिरी सवाल लेकर के आ गए हैं। बिहार के किस जिले को बिहार का दार्जिलिंग के रूप में जाना जाता है। बताना है कि बिहार के किस जिला को बिहार का दार्जिलिंग के रूप में जाना जाता है। अरवल, सारण, किशनगंज, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है किशनगंज को बिहार दार्जिलिंग के रूप में जाना जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लगभग 15,000 एकड़ भूमि पर चाय की खेती की जा रही है। इसकी शुरुआत साल 1992 में हुई थी। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि बिहार में ठाकुरगंज स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। कहाँ पे, ठाकुरगंज स्थान है, वहीं पे पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि राज्य का चाय व्यवसाय पूर्वोत्तर बिहार के ठाकुरगंज क्षेत्र में फला फूला है, जो दार्जिलिंग से 200 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। वैसे देखा जाए तो चीन जो है ये देश की चाय का जन्मभूमि माना जाता है। भारत में चाय की खेती असम में सबसे पहले 1835 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। चाहे तो याद रख सकते हैं। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और किन्हीं का क्वेरी रहता है कि सर वो वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा कम रखिए, डेटा मेरा ख़त्म हो जाता है। तो उनके लिए सजेशन है कि आप वीडियो सेटिंग में जाइए और वीडियो क्वालिटी में जाइएगा। वीडियो क्वालिटी में जाइएगा तो वहाँ से ऑप्शन दिया रहता है कि कितना पे देखना है, 144 पे देखना है, 260 पे देखना है। तो वहाँ से आप देख लीजिए कितना कम से कम करके देख सकते हैं आप। ठीक है, मैक्सिमम वहाँ पर 1080 तक रहता है, तो आप 760 में भी देख सकते हैं, 720 में भी देख सकते हैं, जितना इच्छा वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको सेटिंग में जाना है। देखिए वीडियो ये आपका अगर मोबाइल है तो आपको देखेंगे यहाँ पे 3 डॉट मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से खुल करके आएगा। ठीक है, वीडियो सेंड में जाएंगे तो वीडियो क्वालिटी आएगा, उस पर क्लिक करेंगे आप तो वहाँ से आपको मिल जाएगा कि कितना पे आपको देखनी है। ठीक है, तो जितना पे देखना चाहते हो उतना पे सेटिंग कर लीजिए उसका। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।